पे देखना होगा कि जो हमारे सामने वर्तनी आएंगी, आपको अपना दिमाग यहाँ पर तेज रखना है, ये पहचानने की कोशिश करनी है कि किस शब्द में हमारी संधि या सर्वनाम संधि या समास या उपसर्ग या प्रत्यय है। तो ये पहचानते हुए हम यहाँ पे करेंगे आगे। शब्द है हमारा अंतरराष्ट्रीय। देखो शब्द दिया हुआ है, दो तरीके से लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय। आज फिर से खड़ा कर दूं, देख रहे हो टाइम कितना हो रहा है, 5:15 बज रहे हैं। तब तो तुम लोग बिल्कुल, चलो पीछे जाके खड़े हो, वहां बैठो, चलो जाके ये देख लो। हो गए तुम सफल बेटा, हो गए। एक कहावत है, लोकोक्ति, कि जिनने चलनी बाट उसने कहाँ सुहावे खाट। सुनिए, मतलब समझ में आया? खड़ी बोली की है, ठीक है, मैं हरियाणी की नहीं हूं। बाट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को रास्ता चलना है, रास्ता तय करना है, उसको खाट यानी बिस्तर अच्छा नहीं लगता। सुहावे का मतलब अच्छा लगना। तो जिनने चलनी बाट उसने कहाँ सुहावे खाट। जिसको अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करना है ना, उसे नींद नहीं आती है बेटा। और तुम तो विद्यार्थी हो, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, पता है ना? काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा। स्वान निद्रा समझते हो, कुत्ते जैसी नींद, कि हल्की सी आहट जो तुम्हें सुनाई ना दे, उस आहट में वो आंख खोल ले। चलो देखो यहाँ पे फटाफट शब्द देखो। अंतरराष्ट्रीय दो तरीके से लिखा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है? एक मानक रूप है और एक हमने समझते हुए लिखा। अंतर, र के नीचे हमने यहाँ पर हल लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा शब्द अंतः से बना है, ठीक है, अंतः से। तो विसर्ग र के साथ मेल करने पे र में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सी संधि आ गई हमारी? विसर्ग संधि आ गई, ठीक है। तो आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों का एक ही मतलब है। और फिर बात अगर ये आ गई कि विकल्प में अगर दोनों हो गए तो आप कौन सा रखेंगे? मानक रूप, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें पता है जब हम लिख रहे हैं अंतर, मान लो अंतरराष्ट्रीय पूरा नहीं लिखा जा रहा है, तो आपको अंत पता है। अब अंत आपको समझ में आ गया, पता है विसर्ग र में बदल गया है, तो आप फिर यहाँ पर राष्ट्रीय लिखने की कोशिश करिए। जब आप राष्ट्रीय लिखने जा रहे हैं तो आपको पता है यहाँ का जो आधा र है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ट के ऊपर ये ई की मात्रा यहाँ पे चढ़ा के और हम शब्द लिख देंगे अंतरराष्ट्रीय, और हम इसको लिखने में सक्सेस हो जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो। अगर हमारे पास शब्द का बनना पता है, दिमाग में है, तो हम उसे लिख पाते हैं। आगे शब्द है आच्छादन। आच्छादन शब्द दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे? आच्छादन का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि शब्द हमारा यहाँ पे क्या है? आ, और यहाँ पे शब्द है छादन। याद आया कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि है। किसी ह्रस्व या आ स्वर का मेल अगर छ से होता है तो एक नए वर्ण च का आगमन हो जाता है। संतान नियम जो जिसमें लागू हो रहा था, जो मैंने बताया था कि दोनों वर्ण मेल करते हैं और एक नए वर्ण का आगमन हो जाता है, तो वहां पे ये शब्द आता है। अब ये आपको पता चल गया, ठीक है। छादन का मतलब होता है ढकना और आच्छादन का मतलब वस्त्र। तो जो तन को ढकने वाला है वो क्या है? वस्त्र है। तो हमें पता चल गया कि शब्द जब हम लिखेंगे आछ च रहेगा और फिर छादन, तो हम आराम से लिख लेंगे और शब्द हमें यहाँ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है शमशान। शमशान लिखेंगे, आधा श रहेगा, तालु श, दोनों श हमारे तालु ही रहेंगे, तो हम याद रखेंगे शमशान, ठीक है, आराम से लिखेंगे। शब्द है हमारा उल्लंघन। तो आपको पता है किससे मिलकर बना है? उत प्लस लंघन से बना है शब्द, ठीक है। अब त का मेल ल से होने पर, ल से मेल करता है तो ल में ही परिवर्तित हो जाता है। तो हमको 3 नियम पता है, ट से मेल करे, ड से मेल करे या ल से मेल करे, जिससे मेल करता है उसी में परिवर्तित हो जाता है त। ये नियम हमें याद है, तो बस हम शब्द लिख देंगे। शब्द हो गया हमारा उल्लंघन। ये भी पता है कि संधि कौन सी है, अगर संधि नहीं भी याद रखनी तो भी याद रखो उलंग, दोनों ल हमारे यहाँ पर आधा ल पे पूरा ल और उल्लंघन। तो इस तरह से शब्द हम लिख पाते हैं इसको। आगे शब्द है हमारा उत्पाद और उत्पात। दोनों शब्द में उत्पाद मतलब उपजाना, ठीक है, जो उपज है हमारी फसल है उसको कह देते हैं उत्पाद की, उत्पाद कितना हुआ है, तो उत्पाद, ठीक है, शब्द आ गया। और उत्पात, तो उत्पात का मतलब क्या होता है? जैसे बंदर उत्पात मचाता है, एक तरह से शैतानी करना, ठीक है, बच्चे उत्पात मचाते हैं, तो दोनों शब्द आ गए। शब्द है उन्नति। तो ये उन्नति शब्द जो है ये बना है उत प्लस नति से। अब आपने इस नियम को पढ़ा होगा, व्यंजन संधि है, ठीक है। त का मेल पंचमाक्षर से होने पर, यानी प्रथम वर्ण का मेल पंचमाक्षर से होने पर ये स्वयं को अपने ही पंचमाक्षर में बदल देता है और शब्द क्या बन जाएगा? उन्नति, ठीक है।
अब मान लो ये हेडेक मत लेना अपने दिमाग पे कि मैम आपने तो सारे शब्दों में संधि बताते जा रही हैं, हमको तो समझ में ही नहीं आ रही है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं लिस्ट, ये हम वर्तनी शुद्धिकरण के लिए पढ़ रहे हैं। जिस शब्द में जितना समझ में आ जा रहा है अच्छी बात है, पर मैं यहाँ पे आपको इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि आप इन शब्दों को वहाँ उन नियमों में करके आए हैं। ये वही शब्द हैं जो आपने नियमों में किए हैं, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपना दिमाग जो है चाचा चौधरी की तरह चला लो थोड़ा सा, तो आपका लिंक हो जाएगा यहाँ पे वर्तनी के साथ संधि। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे वर्तनी के पीछे ज्यादा नहीं भागना, मैंने अगर संधि के सारे अभ्यास किए हुए हैं तो वर्तनी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, आगे शब्द दिया हुआ है उऋण। उऋण का क्या अर्थ होता है? उऋण का अर्थ होता है ऋण से मुक्त होना। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल गया उऋण यानी ऋण से मुक्त होना ही क्या कहलाएगा? उऋण कहलाएगा। शब्द आता है उर्मिला, ये नाम है और आपको इसे हमेशा याद रखना है कि इसमें छोटा ऊ होता है, ठीक है, और छोटी ई होती है। ठीक है, उर्मिला, तो यहाँ पे छोटा ऊ और छोटी ई रहेगी, इस तरह से नाम को याद रखना है, फोकस करना है। अब शब्द है अगला उद्विग्न। ठीक है, उद्विग्न में आपको ये आपने पढ़ाई है वर्तनी के अंदर, ठीक है, इसको तो हमें पता है कि छोटा ऊ आ गया, हमारा आधा द है, उसके बाद व है, व के ऊपर छोटी ई ही है, फिर आधा ग और न, तो उद्विग्न। ठीक है, परेशान होना कह देते हैं। आगे शब्द आता है उद्देश्य। उद्देश्य शब्द में अब ये संयुक्त अक्षर है, पता है ना, हमें पता है कि आधा द और पूरा द, तो उद्देश्य। अगर ऐसे आकृति नहीं बना सकते जैसे ये बनी हुई है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर विकल्प में एक ऐसे लिखा हो एक ऐसे लिखा हो तो मानक रूप सही करेंगे, ठीक है, नहीं तो ये आपको मिल ही जाएगा। आगे शब्द है उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य ये आपको पता ही है, दो टुकड़ों में याद रखिए, उपलक्ष्य। उपलक्ष्य का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है? जैसे कहते हैं हमने जन्मदिन के उपलक्ष्य में दावत दी है, यानी के उद्देश्य से। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है लक्ष्य का मतलब, तो किसके उपलक्ष्य में, यानी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो उद्देश्य क्या है? जन्मदिन होना, इसलिए शब्द आता है। आगे शब्द आता है एक दंत। एक दंत किसका पर्यायवाची है? एक दंत। अगर गणेश जी की आरती याद होगी तो उसे पता चल जाएगा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, है ना, तो गणेश जी के लिए अब लिखेंगे एक दंत। क्यों कहते हैं गणेश को एक दंत? एक दांत उनका टूट गया था, ठीक है, तो एक दांत रहा तो उसी वजह से उनको एक दंत वो कहलाए। आगे आता है शब्द है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य शब्द किस मूल शब्द से बना है? ईश्वर, याद आया ना? ईश्वर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? य। जब आपको ये पता चल गया तो आपको पता है य जुड़ने से ई बनेगा और, ठीक है, दीर्घ बनेगा। आधा श व और ये र कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा य के ऊपर। शब्द को बनाना अगर आता है तो आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपने अभ्यास किया है। अब जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है, जो बाद में आए हैं पद के भेद से, तो उनको इंतजार करना पड़ेगा। आगे शब्द है कौशल्या। देखो कौशल्या, कैलाश, ये दो शब्द ऐसे आते हैं जिनको लेके बड़ा ही हमारा मतलब एक सस्पेंस रहता है कि क्या रखें। अब इस शब्द में क्या होगा, ये कौशल्या जो शब्द है ऐसे लिखा जाता है, एक बार आपका कौशल्या ऐसे लिखा होता है और एक कौशल्या आपका ऐसे लिखा होता है। अब इसमें पूछा जाता है आपसे कि इसकी वर्तनी बताइए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो दोनों ही वर्तनी शुद्ध हैं। एक वर्तनी है हमारी तत्सम और एक वर्तनी हमारी तद्भव। तो ये जो है ये हमें संस्कृत शब्दों में मिलेगी, तत्सम है, और ये हमारी तद्भव है, हिंदी शब्दों में मिलेगी। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से सही कौन सी हमारी होगी। तो ध्यान रखना, जो कि अभी आपके पिछले जो परीक्षा के प्रश्न आए हैं उनका जो आंसर दिया गया है उस चीज को ध्यान में रखकर आपके आयोग ने कौशल्या यानी तद्भव वाले यानी दंत स वाले शब्द को ही सही किया है। विकल्प में आपको दोनों मिलते हैं, तो लेखन में आप चाहे वो लिखें या ये लिखें, दोनों ही आपके सही होते हैं, लेकिन विकल्प में जब आएगा तो आपको ये वाला सही करना होता है, क्योंकि यही आपकी सभी किताबों में आंसर यही दिया हुआ है। अगर आप मुझसे पूछे कि मैम आपका क्या पक्ष है, तो मैं यही कहूंगी कि हमने जब भी सही शब्दों को माना है तो तत्सम वाले शब्दों को सही माना है, तो हमारी वर्तनी तत्सम वाली ही शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन हमारे शब्दकोश में ये दोनों ही होते हैं, जब दोनों ही होते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हमें लिखना ही नहीं चाहिए, देना ही नहीं चाहिए, और अगर दे रहे हैं तो हमें दोनों को ही शुद्ध रूप में मान्यता देनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि अगर इतना सही प्रश्न आप लोगों को दे दिया जाएगा तो फिर अपने चेले चपाटों को अंदर कैसे घुसाया जाएगा। बात वही है ना, जब तक 10-20 प्रश्नों पे विवाद ना आए परीक्षा में, तब तक वो अपने चहेतों को अंदर कैसे घुसा पाएंगे, क्योंकि बच्चे तो यही सोचते रहेंगे पता नहीं मेरा कौन सा गलत हो गया जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये परंपरा कभी खत्म नहीं होने वाली। तो मैं आपको बता देती हूँ, भले ही आपका मन करे कि ये सही है, पर लेकिन आयोग के आंसर देने की प्रवृत्ति पे, चाहे वो कौशल्या हो चाहे वो कैलाश शब्द हो, कैलाश शब्द का भी सेम ही कॉन्सेप्ट चलता है, उसमें भी तालु श और दंत श, तो दंत श को ही सही माना जाता है, जबकि दोनों सही होते हैं, तत्सम तद्भव का भेद होता है उनमें, ठीक है।
चलिए, ये बात समझ में आ गया। आगे शब्द है हमारा कृतकृत्य। कृतकृत्य का मतलब क्या होता है? देखो, कृत माने किया हुआ और कृत्य माने कार्य। अब ये जो कृत्य शब्द बना है ये हमारा, यानी इसमें य जोड़ दिया गया है, लेकिन ये य जो प्रत्यय है ये आगे वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो ये दो शब्दों से, यानी कृत माने करना और कृत्य माने कार्य। तो कृत कृत्य का मतलब होता है किया हुआ कार्य। ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने कोई काम कर दिया और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसे कैसे कोई बोलेगा, ये जो तुम्हारे द्वारा कृत कृत्य है ना, इसे ही मैं ढो रहा हूँ, तो मतलब आपके द्वारा किया गया ये कार्य। तो ऐसे शब्द आता है। तो इसको बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, कृत आपको पता है एक टुकड़ा, और फिर कृत्य आपको पता है आधा, त और य। तो बहुत आसानी से इसे लिख सकते हो, पर आता बहुत बार है ये ध्यान रखना। अब एक शब्द दिया हुआ यहाँ पर केंद्रीकरण। अब एक बात यहाँ पे समझ लेना, ये जो केंद्रीकरण शब्द दिया हुआ है इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, आप अपने इसमें लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे केंद्रीकरण। और मुझे जरा बताइए कि लिखे हुए, पहले लिखे हुए और इसमें क्या अंतर है? इसमें पंचमाक्षर रूप है और इसमें हमारा अनुस्वार रूप है। ठीक है। अब परीक्षा में आपके दोनों आते हैं। ठीक है। अब दोनों आते हैं तो दोनों में से तो कोई एक चुनना होगा, तो आपको कौन सा चुनना है? नहीं, इस विषय में आप एक बात सुन लीजिए कि पिछले 3-4 सालों से मैंने जो एक प्रवृत्ति देखी है, हालांकि ये दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये मैं आपको आने वाले सारे शब्दों के बारे में बता रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। एक शब्द और आता है, छत्तीसगढ़ में ये प्रश्न आया था। हम जैसे लिखते हैं ना, आपने देखा होगा कि हम कंप्यूटर लिखते हैं ऐसे। ठीक है। एक तरीका हमारे पास ये है कंप्यूटर लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा दूसरी भाषा का शब्द है, तो अब अगर हम इसे गौर से देखें तो हमें पता चलता ही है कि यहाँ पे प हमारा आ गया है, तो ये इसका पंचमाक्षर ही है, तो हम इसके इस रूप को लिखें, इस रूप को लिखें। यहाँ तक अगर मैं अपनी पढ़ाई को याद करती हूँ, तो हमने जब कंप्यूटर की क्लास की थी ग्रेजुएशन में, हमने 2 साल कंप्यूटर का कोर्स किया था और 2 साल हमने पूरे टाइम में कंप्यूटर को ऐसे ही पढ़ा था। हमने कहीं पे भी कंप्यूटर को बिंदी वाले रूप में नहीं पढ़ा। तो अब जो इतनी किताब, यानी 2 साल का हमारा कोर्स जो कंप्यूटर का रहा, तो किताबें भी बनी हुई हैं, और ये यूपी में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा चलाया गया था, ये कंपलसरी कोर्स था हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका मतलब हम पहले ही पढ़ के आ रहे हैं। अगर हमारी परीक्षा में हम यहाँ आते हैं, हमारी परीक्षा में प्रश्न आता है, तो जिसको हमने पूरे साल भर देखा है हमें तो वही सही लगेगा, हम वही करके आएंगे, और विकल्प में हमको दोनों मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग पहला ही चुनाव कर देंगे, क्योंकि जो पढ़ा है वही तो लिख के आएंगे। लेकिन इस स्थिति को समझने के लिए आप ये समझ लो कि अब से जो भी आपका पॉइंट आए और जो पंचमाक्षर बन सकता है बिंदी, ठीक है, तो आपको चुनाव बिंदी वाला ही करना है, क्योंकि अब इस समय हमारे जो आयोग हैं वो टंकण विधि को ही प्राथमिकता देने लगे हैं। इस तरह से कर दिया गया है, भले ही हमारी किताबें जो हैं पुराना लिखें। जैसे मान लो मैं हिंदी लिखती हूँ, तो मैं जब हिंदी लिखती हूँ तो मैं हमेशा ऐसे हिंदी लिखती हूँ, लेकिन अगर आपके विकल्प में दोनों शब्द आ गए, हिंदी, ये बिंदी वाला और ये वाला, तो आपका इसी को ही सही माना जाएगा। तो ये अपने दिमाग में हमेशा के लिए डाल लो। अब जैसे किताबें हैं, तो किताबें जो एक बार छप गई, मान लीजिए ये एक बार छप गया, तो ये आपके पास आज है, कल है, या 4 साल बाद है, 5 साल बाद है, किताब तो अपने आप अपडेट नहीं करेगी ना इन सब चीज़ों को। और इनके जिस तरह से इनके बदलते जा रहे हैं हर साल पैमाने, तो किताबें अपने आप नहीं बदल सकती। तो इस पॉइंट को आप लोगों को लिख लेना है, कहीं पे भी अपने दिमाग में रखना है कि आधुनिक समय में हमें टंकण वाले शब्द को ही, जो टंकण विधि से अनुस्वार जो बनता है, हमें उसी पॉइंट को यहाँ पे करना है, भले ही हमारे 2 विकल्प जैसे दिए। हाँ, अगर दोनों में से कोई सा विकल्प एक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी चुनाव कर सकते हैं। ऐसे लिखा आया है तो ये कंप्यूटर सही होगा, ऐसे लिखा आया है तो ये कंप्यूटर सही होगा। केंद्रीकरण ऐसे लिखा हुआ है सही है, ऐसे लिखा हुआ है सही है, लेकिन दोनों जब विकल्प में आ जाए तो एक को क्रॉस आपको करना पड़ेगा, तो बिंदी वाला ही आपका सदैव सही रहेगा। तो इसको याद रख लेना। आगे शब्द दिया हुआ है हमारा दुर्वस्था। दुर्वस्था शब्द दिया हुआ है, अक्सर हम इसको दुरावस्था कह के पढ़ देते हैं, र के बाद आ लगा देते हैं। हम जानते हैं कि यह शब्द हमारा बना है दुर प्लस अवस्था से। ठीक है। तो दुर प्लस अवस्था जब शब्द है तो ये अ र को पूरा करता है, तो ये र हमारा इस तरह से पूरा होगा, यहाँ पर आ नहीं अ होगा, और शब्द हमारा क्या बन जाएगा? दुर्वस्था। तो इसको ऐसे याद करोगे इस तरह से करके, तो वाक्य शुद्धिकरण में अगर दिया होता है तो भी आप पकड़ लोगे, और कहीं आपको ऐसे दिया होगा तो भी आप इसे आसानी से पकड़ लोगे। ठीक है। वर्तनी शुद्धिकरण वाले जितने भी ये शब्द दिए हुए हैं, ये आपके वाक्य में भी पिरो के आते हैं। जैसे मान लो गरीबी के कारण उसकी बहुत बुरी दुर्वस्था हो गई, या उसकी दुर्वस्था हो गई, गरीबी के कारण उसकी दुर्वस्था हो गई, तो दुर्वस्था की जगह दुरावस्था लिख कर दे देगा। अब वहां पे आप खोजेंगे कि इसमें गलती क्या है, तो वहां आपको वर्तनी से संबंधित गलती मिलेगी। ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है सर्वनाम। सर्वनाम से संबंधित प्रश्न उत्तर आप लोगों ने देखे? प्रश्न उत्तर देखे कि नहीं?
नहीं देखे होंगे, बिल्कुल नहीं देखे होंगे। एक कदम भी आगे तो बिना बताए तो चल ही नहीं सकते हैं। इतने ये नहीं सोचा होगा कि अगर टाइम है हमारे पास तो आने वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न कैसे देने। मैं लास्ट टॉपिक में भी आपको यही बात कही थी कि टॉपिक शुरू होने से पहले उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करके देख लिया करो। लेकिन ये ठहरे भारत के वासी, कुछ न करना, सब राम भरोसे होता है इनका काम। चलो देखो, हाँ जी, चलो देखो, आज हम लोगों को पढ़ना है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में सभी लोग कितना जानते हैं? क्या जानते हो सर्वनाम के बारे में? क्या होता है सर्वनाम? जो संज्ञा को रिप्लेस कर दे। अच्छा, और वाक्य को बड़ा ना होने दे। अच्छा, और बार बार क्या ना रिपीट हो, संज्ञा बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को, वही बात तो वही है, शब्दों का फेर है। देखो, ये नहीं कह सकते कि वाक्य को बड़ा ना होने दे, क्योंकि एक शब्द की आपकी संज्ञा होगी और एक शब्द का सर्वनाम होगा, तो इसमें जब गिनती करेंगे तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं कहेंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सर्वनाम हमारे वाक्य को सौंदर्य बनाते हैं या उनके वाक्यों का सौंदर्य बनाए रखते हैं। कैसे, वो चीज़ हम देखेंगे। पहला पॉइंट हमने देखा कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, या आपने कहा कि संज्ञा को रिप्लेस करते हैं। तो संज्ञा को रिप्लेस करना या संज्ञा के लिए प्रयोग होना या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होना, पहले इस बात को समझते हैं और फिर उसके बाद कैसे ये हमारे वाक्यों को सुंदर बनाते हैं और कैसे ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा है? हम लोग पढ़ रहे थे विकारी पद। याद करो, जब भी आपको अगला टॉपिक शुरू करना है यही जरूर याद रखना है कि हमारा लिंक कहाँ पे है। हम लोग पढ़ रहे थे विकारी। विकारी पद हमारे क्या थे? जिन पर लिंग वचन कारक काल में से किसी का भी प्रभाव पड़ता है, वे हमारे विकारी पद थे। इनमें सबसे पहले हमने पढ़ा संज्ञा, फिर हमने संज्ञा के अंदर संज्ञा का लिंग, संज्ञा का वचन और संज्ञा का कारक पढ़ा था। अब हमारे पास, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है सर्वनाम। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया? देखो, ध्यान रखना, जब तक पीछे हम चल के रहे हैं तब तक आप नहीं यहाँ पर समझ सकते। आज भी मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था, इंटरव्यू दिया है और 9 लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था और हिंदी के बारे में मुझसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसने अपनी चीज़ें, अपना अनुभव बताया कि आपसे पढ़ के मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि शब्द अलंकार कितने होते हैं। मैंने बताया 5, तो वो कहने लगे 5, हमने तो 3 सुना है। फिर मैंने उनको बताया कि ये होते हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ये कहाँ होते हैं, हमने तो इतना सुना है। कि फिर मैंने उनको व्याख्या की कि जो कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम हमारे आते हैं उन एग्जाम में हमारे 5 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं। वैसे भी 5 प्रकार के नहीं होते, 5 से बहुत अधिक होते हैं, पर हम छोटी क्लास में 3 पढ़ाते हैं और कॉम्पिटिशन के लिए हम 5 पढ़ते हैं। तो तब बोल रही थी कि उन्होंने कहा आपने कहाँ से पढ़ी है हिंदी वगैरह वगैरह, मैम बहुत सारी बातें हुई, तो वो अपना अनुभव शेयर करना चाहती थी। तो उसने मुझे कहा कि कल मेरा डेमो है मैम, और मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को लिंग की क्लास पढ़ाऊँ या फिर मैं सर्वनाम की क्लास पढ़ाऊँ। तो मैंने उनसे सोचा कि तुम कल से ही शुरुआत कर रही हो? कि हाँ, कल से ही। तो मैंने कहा पहले दिन की शुरुआत और बीच से? तो मेरी स्टूडेंट होकर तुम ये नहीं समझ पाई कि हिंदी को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। हिंदी की शुरुआत करनी है तो हिंदी की शुरुआत वर्णमाला से ही करो। वो बात अलग है कि तुम वर्णमाला के जो भेद हैं, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ना पढ़ाओ, लेकिन स्वर और व्यंजन क्या है और दोनों में क्या लिंक है ये बताते हुए आगे बढ़ो, तो तभी चलेगा। तो अब यही होता है ना कि गलती वही करनी है, शुरुआत में लिंग का टॉपिक पढ़ाना है। हमें ये भी जानना होता है कि कौन सा टॉपिक हमारा समझ में आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब आप लोगों ने पढ़ के आए तो आपको पता है कि अगर हम लिंग के बजाय वचन को पढ़ें तो ज्यादा हमारे समझ में आएगा बजाय लिंग के, क्योंकि उसमें सारा क्या है, सारी शब्दावली है। तो ऐसे ही हमको जब पढ़ना होता है ना, तो हम अगर अपने पीछे का लिंक नहीं चेक करते कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हमें हिंदी ना समझ नहीं आती। तो अब आपका ये चक्र बना कि हमने शुरू किया था विकारी पद यानी पद के भेद पढ़ना। विकारी में सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, फिर संज्ञा के जो 3 धर्म होते हैं इनको संज्ञा का धर्म कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने संज्ञा की कॉपी में जो आपका नोटबुक है उसमें लिखा हुआ है, आप लोगों ने बाद में पढ़ा, संज्ञा के कार्य, संज्ञा के लक्षण और ये जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो संज्ञा के लक्षण या संज्ञा के धर्म इन्हें बोला जाता है। तो क्या, लिंग, वचन और कारक। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो देखो सुनो, हम लोगों ने जब संज्ञा पढ़ा तो ये हमारे लिए क्या था? किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी अवस्था या किसी भी चीज का क्या था? नाम। यही हमारे लिए क्या थी? संज्ञा। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम, अब जैसे अगर हम देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम से बना है। सर्व माने सभी और नाम माने नाम, सभी का नाम। तो इसमें क्या लिंक बनेगा इससे सर्वनाम का? दरअसल आप इसे ऐसे समझिए कि सभी नामों के लिए प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम है। ठीक है, नाम यानी संज्ञा। तो
तो संज्ञा के लिए जो प्रयोग होता है या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है या संज्ञा के बदले में जो आता है या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो आता है या जो संज्ञा के बारे में बताने के लिए आता है, विभिन्न तरीके से हम इसकी व्याख्या करते हैं, वही हमारा क्या होता है, सर्वनाम। तो पहले हम छोटा सा उदाहरण देकर ना इसे समझ लेते हैं कि असल में ये सारी चीजें हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वाक्य लिखेंगे और वाक्य लिख के इसको समझेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे आपको ये वाक्य कहाँ लिखना है, तो आपको वाक्य लिखना है ये जो स्थान दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। मेरे साथ साथ लिख लीजिए, जब मैं मना करूँ लिखने से तो तब रुक जाना, ठीक है। जैसे हम वाक्य लिख रहे हैं, हमने अच्छा लिखना कैसे है, मैं यहाँ पे 3 या 4 वाक्य लिखूंगी। हमको लिखना है पैराग्राफ की तरह, ऐसे मत लिख लेना कि एक वाक्य फिर उसके नीचे दूसरा वाक्य तीसरा वाक्य, नहीं, हमको बनाना है पैराग्राफ। और पैराग्राफ क्या होता है कि वो लगातार लिखता है, ठीक है, उसमें एक वाक्य एक लाइन में नहीं होता, तो ऐसे ही लिखना है आपको। तो जैसे हमने वाक्य लिया, हम पहले वाक्य लिख रहे हैं कि रमा एक धार्मिक महिला है। रमा एक धार्मिक महिला है। रमा हर रोज मंदिर जाती है। रमा का पति एक सज्जन है। रमा का पति भी मंदिर जाता है। यहाँ पे हमने वाक्य लिखा कि रमा एक धार्मिक महिला है, रमा हर रोज मंदिर जाती है, रमा का पति एक सज्जन है, रमा का पति भी मंदिर जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, रमा शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। और जब हम बोल रहे हैं, हमें पता है कि हम जो भी बात बोल रहे हैं वो उस रमा के बारे में ही बोल रहे हैं, तो बार बार उसका नाम रिपीट होने से थोड़ा सा अटपटा लग रहा है या हमें इरिटेशन हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी में जो ये संज्ञा है, इसी संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्द रखते हैं। तो जैसे सबसे पहला वाक्य, हमको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बातें कही गई हैं ये एक ही व्यक्ति के बारे में है, यानी एक ही संज्ञा के बारे में है, और वो संज्ञा क्या है, रमा, ठीक है। तो ये जो एक ही संज्ञा है, हर जगह ये एक ही संज्ञा है, तो हमें इस संज्ञा को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम आगे चलेंगे। जैसे पहली बार हमने संज्ञा को रख लिया कि रमा एक धार्मिक महिला है। अब जब दूसरी बार रमा शब्द आ रहा है, सुन लो मेरी बात, ठीक है। अब ये जो शब्द है रमा, हम इस रमा शब्द यानी संज्ञा को न रखकर हम यहाँ पर एक शब्द रखेंगे वह, ठीक है, वह हर रोज मंदिर जाती है। उसके बाद फिर से आ रहा है रमा का पति। तो अब ये जो रमा का यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको न रखकर क्या रखेंगे, उसका, इसे रखेंगे। तो उसका पति एक सज्जन है। फिर आगे दिया है रमा का पति भी मंदिर जाता है। तो अब यहाँ पे जो रमा का पति जो आ रहा है, इस पूरे के स्थान पर हम एक शब्द रखेंगे वह, ठीक है। तो यहाँ अब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे उन शब्दों के साथ जिन शब्दों के साथ हमने इसको यहाँ पे रखा है। रमा एक धार्मिक महिला है, वह हर रोज मंदिर जाती है, उसका पति एक सज्जन है, वह भी मंदिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि जितने भी मैंने यहाँ पे लाल शब्द में यानी लाल इंक से जो लिखा है, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, यही सर्वनाम हैं। और ये सर्वनाम किसके स्थान पर आए हैं, संज्ञा के स्थान पर। अब इसी चीज को आप ये कह दो कि इन्होंने संज्ञा को रिप्लेस किया है, या ये कह दो कि अब जब हम पहले बोल रहे हैं वाक्य को तो बार बार रमा रमा आने से इरिटेशन हो रहा है, तो हमें वाक्य में सुंदरता नहीं लग रही, लेकिन जब हमने इसमें यहाँ पे सर्वनाम रखे तो ये हमारे क्या बन गए, इससे हमारा वाक्य जो है सुंदर लगने लगा, अच्छा लगने लगा। और एक चीज और हमें यहाँ पे मिली कि जो वाक्य है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। उससे पहले हमें वाक्य बिखरे हुए लग रहे हैं, लेकिन हमारी जो एक कहानी है वो क्या हो गई, बंध गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्वनाम है वो एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने का भी काम, मतलब एक इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वो वाक्य को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते भी हैं। तो हमें यहाँ पर वो सारे पॉइंट मिल जाते हैं जो हमारे लिए दिए हैं। अब एक एक शब्द में कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आपकी परिभाषा दी हुई है,
अब ये आपकी कि सर्वनाम क्या होता है ऐसे करके, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या नाम के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है। फिर आगे दिया है कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। तो हमें पता चल गई कि कैसे पुनरावृत्ति को रोका है, यानी उसकी आवृत्ति को कैसे रोका है और फिर उसको वाक्य को सुंदर बनाया है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ गया ना, तो आपको ही समझ में आ गया कि सर्वनाम क्या होते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना कि यानी जिस भी शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग होगा और वो उसके लिए प्रयोग हुआ है, तो या हम कहें कि किसी संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द उसके स्थान को पूरा करने के लिए आएगा वही क्या होगा, सर्वनाम। ऐसा हो सकता है कि आज तक आपके दिमाग में सर्वनाम का मतलब इससे ही हो कि यह, वह, मैं, तू, आप, इसका, इसकी, उसके, सिर्फ आपके दिमाग में हो सकता है आज तक यही हो कि यही सर्वनाम है। लेकिन आज की क्लास में आपको कुछ नए शब्द भी सर्वनाम के रूप में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे। ये जो शब्द हैं आपके, ये भी क्या है, सर्वनाम है। अब आप कहेंगे कि अच्छा ये बताइए, आप में से पहले आपने इन शब्दों को कभी सर्वनाम के रूप में पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, आज पहले दिन है, तो याद रख लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि निम्न में से सर्वनाम शब्द बताइए और विकल्प में आपके क्या, कैसे, ये वाला हो और कोई शब्द ना हो, तो आपके ये सर्वनाम होंगे। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि मैम कैसे? तो देखो, जैसे मान लो हमने कहा, अगर हम ये कहते हैं कि दरवाजे पर मोहन खड़ा है, ठीक है, अगर हम इस प्रश्नवाचक बनाना चाहें तो हम किस शब्द को हटाकर यहाँ पे कौन शब्द का प्रयोग करेंगे? दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब इस कौन को ही रिप्लेस करके रखिए, तो क्या रखेंगे आप कि दरवाजे पर मोहन खड़ा है। तो यानी हमारे वाक्य में जो एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम को, सर्वनाम संज्ञा को। तो यही काम तो हमने किया है कि रमा को वह ने किया और वह को रमा ने किया। तो यानी संज्ञा सर्वनाम ही एक दूसरे के स्थान पर आते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि मोहन तो हमने पढ़ लिया कि वो संज्ञा है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का नाम है और वो संज्ञा है, तो उसके स्थान पर जो प्रयोग हो रहा है तो वो क्या होगा, वो आपका सर्वनाम होगा। बशर्त ये है कि वो कौन सा सर्वनाम है, ये हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहें या आगे कहें तो वो आएगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया। कई बार छात्र ये कहते हैं कि मैम प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम कैसे हो सकते हैं, तो आपको उसी पॉइंट को यहाँ पे समझना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। हमने सर्वनाम समझ लिया, ठीक है, जब हमें सर्वनाम समझ में आ गया, अब हम जानते हैं कि सर्वनाम का भेद हमारा क्या होता है। कैसे हम इसके बारे में जानेंगे, तो भेद की बात आएगी तो आपके दो आधार आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, दो आधारों पे सर्वनाम की संख्या जो है अलग अलग बदलेगी। आपको अपनी परीक्षा में इन पॉइंटों को हमेशा याद रखना है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर परीक्षा में कहे कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम बताइए, तो इस आधार पर आपके सर्वनाम दो होते हैं। ठीक है, एक आधार आएगा प्रयोग, व्याकरण या व्यवहार के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपका उत्तर 6 आएगा। अब आपका यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि मैम अगर परीक्षा में ये ऐसे पूछ लिया गया कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अच्छा, भेद में ब्रैकेट में प्रकार भी लिख लो। कई बार छात्रों का ये प्रश्न रहता है कि मैम भेद और प्रकार एक होते हैं या अलग अलग होते हैं, तो ये एक ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो क्या उत्तर दोगे, 2 या 6? तो हमेशा याद रखना, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे कोई सा भी पद हो, अगर कोई आधार व्यक्त नहीं किया है और सीधा सीधा साधारण तरीके से ऐसे पूछा है कि कितने प्रकार का होता है, तो आपको सदैव आधार जो लेना होगा प्रयोग, व्याकरण, व्यवहार वाला जो पॉइंट दिया रहेगा वही लेना होगा। तो यहाँ पे हमारे जो सर्वनाम है वो कितने, 6 प्रकार के हो गए। ठीक है, तो अब ये दो अलग अलग आधार हैं, तो दोनों को जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो पहला पॉइंट आपका आता है दो आधार पर, ये आपकी परीक्षा का हिस्सा नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी तक ये आपकी परीक्षा का हिस्सा नहीं है और इसे अधिकतर किताबें या अधिकतर टीचर आपको इसे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसे आप लोगों को पढ़ाती हूँ क्योंकि ये आपके बहुत सारी चीज़ों में अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रकट होता है। और उसी चीज़ को जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम सर्वनाम या सर्वनाम से संबंधित जो कारक आदि हैं हम उनको नहीं समझ पाते। पर ये बहुत सरल है, आप सब लोग पहले से जानते हो इन सारी चीज़ों को, बस आपको पता नहीं है कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट देख देना, लिखना कुछ नहीं है, आपके सामने रखा हुआ है। बहुत मज़ेदार चीज़ है, इस चीज़ को जानते हैं आप पहले से, सब कुछ याद है, बस दोनों भागों में बांटना है, तो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। हम जब इसके आधार को लेते हैं ना, रूप या उत्पत्ति। अब ये बताइए, जब आप उत्पत्ति की बात करते हैं, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। ठीक है, तो जन्म लेने के आधार पर हमारे जो सर्वनाम हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, मौलिक और यौगिक। और देखो, अब आप शब्दों से खेलते हो, तो आपको पता है मौलिक का मतलब मूल, मूल शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है। यौगिक का मतलब योग, योग यानी जो जुड़कर बना है। तो दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया।
मूल यानी जिस रूप में सर्वनाम ने जन्म लिया है वो सर्वनाम मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, अब आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या होता है? 11। अब जैसे मेरे छात्र हैं, अब सुबह वाले बैच में एक छात्र कह रहा था कि मैम आपसे जो ये हम प्रश्न करते हैं इसके जिम्मेदार हम नहीं आप हैं, क्योंकि आप ही हमको ऐसे पढ़ाती हैं कि हमें प्रश्न करने की क्षमता आती है। तो वही चीज़ है कि अब जब मैं ऐसे पढ़ाती हूँ तो कई बार छात्र यही पूछते हैं कि मैम 11 कैसे हुए, हमारे सर्वनाम तो 11 से ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि असल में जब परीक्षक आपसे प्रश्न करता है तो वह मूल शब्द को छोड़ देता है, हम उसको मान लेते हैं जितने टोटल हमारे सर्वनाम हैं। तो ये टोटल हमारे सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। और कौन कौन से? तो इसमें देखो आता है, जब भी आप इनको याद करने का तरीका देखेंगे ना, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। शब्द है मैं, शब्द है तू, शब्द है आप, फिर उसके बाद शब्द आता है यह, और यह का उल्टा वह। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं शब्द आता है हमारा कोई, और एक शब्द आता है कुछ। ठीक है, फिर शब्द आता है हमारा क्या, और शब्द आता है हमारा कौन। ठीक है, फिर उसके बाद शब्द आता है हमारा जो, और एक शब्द आता है हमारा सो। इस सो शब्द को कुछ लोग वो कहते हैं, कुछ सो कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसके चलते हैं, हम दोनों ही नाम से इसको जानते हैं। तो ये हमारी कितनी हो गई संख्या? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 और 1 11। तो ये 11 हैं हमारे सर्वनाम, जो किसके आधार पर हैं? उत्पत्ति में मौलिक सर्वनाम हमारे आते हैं, और यही वो 11 हैं जिनकी संख्या आती है। अब इसके बाद बात आती है हमारे यौगिक की। तो यौगिक शब्द बना है योग से। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। अब इस जोड़ का मतलब है किसी ना किसी चीज के जोड़ तोड़ से बन रहा है, और जो ये जो जोड़ तोड़ इसमें लागू हो रहा है वो किस चीज का जोड़ तोड़ है? वो है उस शब्द का लिंग, उस शब्द का वचन, उस शब्द पर कारक का प्रभाव। ठीक है, देखो आपस में बातें मत करो, तुम क्या समझा रहे हो इसको? हाँ, क्या नहीं होगा? एवं माने होता है एंड, यानी और, तथा, व, और ये एक अविकारी शब्द होता है। ठीक है, जोड़ने के लिए आता है ये, तो ये नहीं होगा। ध्यान दो इधर, यहाँ पे मैंने जो अभी बात करी कि जो यौगिक सर्वनाम आपके बनेंगे, उत्पन्न होंगे, वो किस आधार पर होंगे? लिंग, वचन या कारक। अब ये जान लो कि कैसे लिंग, वचन, कारक का प्रभाव कैसे। अब मैं यहाँ से आपका एक ही शब्द उठा रही हूँ, मैं। ठीक है, अब हम इस मैं शब्द को यहाँ पर लेके आएंगे, और इस मैं के साथ हम बात करेंगे कि मैं, तुम एक वचन हो, बताओ तुम्हारा बहुवचन क्या है? तो ये बताएगा हम। क्या ये हम सर्वनाम नहीं है? ठीक है, हम इसे कहेंगे कि मैं, अगर तुम्हारे साथ हम कारक चिन्ह ने का प्रयोग कर दें तो तुम क्या उत्पन्न करोगे? तो मैंने जो रूप यहाँ पे उत्पन्न होके आया, इस मैंने का अगर बहुवचन बनाएंगे तो हमने। ठीक है, वहीं पे अगर मान लीजिए कि हम इस शब्द से एक शब्द बनाया हमने, का, की, के का प्रयोग करके शब्द बनाया मेरा, तो मेरा का स्त्रीलिंग अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरी। अब इसी मेरा का बहुवचन बनाएंगे तो हमारा, और इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हमारी, बहुवचन बनाएंगे तो मेरे, हमारे, बहुत सारे बन जाएंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको लिंग, वचन और कारक के हिसाब से ये बताया। अब इस तरह से आपको पता चलता है कि हमारे कारक कितने हैं? 8 कारक हैं हमारे। अगर हम 8 में 7 को भी ध्यान में रखें, यानी संबोधन को छोड़ दें, संबोधन का नहीं ज़्यादा प्रभाव पड़ता, तो 7 कारक हैं हमारे, और 7 कारक के साथ हमारे वचन हो जाते हैं 2, तो 7 दूनी 14। तो मतलब हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम सीधा सीधा बिल्कुल सरल सा भी गणित लें तो एक शब्द से हमारे कम से कम 14 यौगिक सर्वनाम उत्पन्न होते हैं। तो यानी 14 अगर हमारे सर्वनाम उत्पन्न हो रहे हैं तो एक ही से बन रहे हैं, तो फिर तो संख्या हमारी कितनी बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए कई बार हम सोचते हैं कि सर्वनाम तो हमारे पास बहुत सारे हैं, फिर ये 11 संख्या क्यों ली? तो आजकल आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जुड़ा है अभी। वैसे अक्सर ये होता है, मैंने अक्सर देखा है कि मैं क्लास जब पढ़ाते समय अगर किसी टॉपिक को ये कह देती हूँ ना कि ये परीक्षा के लिए नहीं है और ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ, पता नहीं क्यों उसी साल उस टॉपिक से प्रश्न आ जाता है। यही मैंने पिछली साल बोला था बच्चों से, तो उसने एक प्रश्न दिया मैं का, यानी ये था कि इसमें ये बताना, ऐसे शब्द दिया था हमारा या हमारी कुछ था, और दिया था कि ये मूल सर्वनाम है कि यौगिक सर्वनाम है, ऐसे करके आपका प्रश्न ये दे दिया। तो अब ये बताइए कि अगर आपकी परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न आया आपके सामने तो आप उसको कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। अब एक प्रश्न और आपकी परीक्षा में उत्पन्न हुआ था, तो ये यहाँ पे देख लें, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखवाया, एक बार देख लेते हैं। मौलिक यानी मूल सर्वनाम,
सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे हम मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, याद कर लेना बिल्कुल, परीक्षा में बहुत बार रिपीट होता है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक है। ये एवं नहीं होता, ठीक है, एवं का मतलब और कुछ, ठीक है, ऐसे करके दिया। यौगिक सर्वनाम, जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक सर्वनाम कहते हैं। देखो एक बात ये ध्यान रखो बेटा, जिस समय मैं सामने आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ ना, उस समय आप वहां मत पढ़ा करो, सबसे कह रही हूँ मैं। जो भी पढ़ते हैं ना, पवन तुम अब शैतानी करने लगे हो, तुमको थोड़ी सी हिंदी समझ में जो आने लगी है ना, तो मैं यहाँ पढ़ा रही होती हूँ और तुम वहां पढ़ रहे होते हो, तो ये जो पढ़ने का काम करना है ना तुमको, ये कहाँ करना है? घर पे, चाहे बाद में करो या पहले करो। जिस समय मैं यहाँ पढ़ा रही होती हूँ ना, जो यहाँ बता रही होती हूँ, तो फोकस सबका यहाँ होना चाहिए, वहां नहीं। वो किताब जब मैं कहूँ कि हाँ किताब में देखो, तब वहां पर जाओ, नहीं तो आपका सबका ध्यान ना यहाँ होना चाहिए सामने, ठीक है। तो अगर आप ये गलती करते हो, ऐसे देखते रहते हो, वहीं पे फिर मिसिंग हो जाती है। या ये चेक कर रहे हो कि मैम ने जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो वैसा जैसा तैसा पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है। अरे बेटा ये सिर्फ एक ढांचा है, पढ़ाने का जो दिमाग में है वो मेरे दिमाग में है कि किस तरह से लेना है। कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे जो परिभाषा लिखी होती है उससे बिल्कुल अलग ही मैं बताती हूँ आपको, समझाने वाला वे होता है। याद रखना, यहाँ जो लिखा है वो आपकी परीक्षा में हूबहू कॉपी होता है, तो इसलिए मैंने उसको जस का तस लिख दिया है कि आपको ऐसे परिभाषा अगर पूछेगा तो वहां से आता है, पर समझाने वाला वे तो मेरा वो होता है ना जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसलिए वहां पे मत जोड़ो। तभी तुम वहां पे एवं में अटक गए, पहले वो नहीं देखा जो मैं सिखाने के लिए बोला था, यहीं की यहीं। हाँ, तो ये ध्यान रखो। अब देखो जब हम यौगिक के शब्दों की बात करी तो देखो यहाँ पे ध्यान दो। अब चलो बस 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 देखो, सर्वनाम से आपकी परीक्षा में कम से कम 2 प्रश्न आते हैं, और मैं चाहती हूँ कि सर्वनाम क्लास में पढ़ने के बाद आपको घर पढ़ने की जरूरत ना हो, क्योंकि अगर सर्वनाम जैसे टॉपिक को भी अगर आपको रिवीजन करना पड़े तो फिर मेरे पास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पर ये ध्यान रखना, ये कोई ग्लूकोज की घुट्टी नहीं है कि मैं घोल के पिला दूंगी। जब तक आप दिमाग से और पूरे साइंस के साथ आप यहाँ पे नहीं समझोगे, तब तक मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। और इतने दिन हो गए आप लोगों को पढ़ते हुए, आप लोगों ने एक चीज़ ये नोटिस नहीं की कि आप जितना शांत रहते हो मैं उतना अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ। लेकिन मैं एक आपको ये भी बता देती हूँ सच्चाई, नोटिस कर लेना आगे, अगर आप क्लास में मुझे बार बार डिस्टर्ब करोगे तो मैं उस टॉपिक को रनिंग मोड पे पढ़ाती हूँ, समझ गए ना। तो ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपको मुझसे कितना सरलता से ग्रहण करवाना है अपने आप को या नहीं करवाना। आपका मन कर रहा है मुझे डिस्टर्ब करते रहो बार बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी इरिटेट होकर फिर जो यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम को करते हुए मैं आपके पीछे की चीज़ों को नहीं समझाऊंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। तो मर्जी आप लोगों की है कि आपको मुझसे किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमने यौगिक सर्वनाम की बात की, तो जो मैं समझा चुकी हूँ एक बार फिर से समझा रही हूँ यहाँ आप लोगों को। जब हम बात कर रहे हैं मौलिक सर्वनाम, जैसे हमारा माँ, मैं दिया हुआ है, तो इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर हमने क्या बदला है, जैसे मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हम, हमको, हमारा, हमारी, हमें आदि, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए तू शब्द है, ठीक है, तूने, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें आदि, ठीक है, ये शब्द आ गए। वहीं पे शब्द आ गया वह, तो जैसे वह को हम देखेंगे तो उसने, उसका, उसकी, उसको, उन्हें, उनका, उनकी, उन्होंने आदि। अब ये ध्यान देना कि आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न कर सकता है कि वह सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। अगर ऐसा आ गया कि निम्न में से संबंधवाचक, या ऐसे पूछ लिया उसने कर्तावाचक या कर्ता पूछ लिया, कौन सा है बहुवचन, वह का बहुवचन कर्ता सर्वनाम कौन सा है, तो आप कैसे खोजोगे उस चीज को, ठीक है। तो जो उन्होंने शब्द दिया है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए, इनकी लिस्ट होनी चाहिए आपके साथ। तो चलो देख लेते हैं, आपके पास मैंने लिस्ट दी हुई है जहां आपका सर्वनाम का भेद खत्म होगा, यहाँ पे चलना है नीचे, इन्हीं को ध्यान से समझना है। आजकल आजकल आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ रहा है। देखो पेज नंबर देख लो कौन सा है, 130। देखो बचपन में आपने जैसे राम के रूप पढ़े थे ना संस्कृत भाषा के लिए, ऐसे ही ये कारक में जो आपके आते हैं, अब आप सर्वनाम के रूप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो मैं सर्वनाम है हमारा, हम इसके रूप देख रहे हैं यहाँ। इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर हमने बांट लिया है। यहाँ पे हमने रख लिए हैं इसके कारक, ठीक है, जिसमें हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक रूप रख लिया है।
और यहाँ हमने इसके दोनों रूप रख लिए हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। और इसके एक वचन और बहुवचन में हम इसके लिंग के आधार पर जो परिवर्तन अगर किसी में आएगा तो वहीं के वहीं हम रख लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं, अब यहाँ पे आपको देखना है कि कर्ता के साथ कारक चिन्ह कौन सा होता है, ने। तो जब भी आपको दिखेगा यहाँ पर कर्ता के साथ जब आपका सर्वनाम रूप होगा तो वो क्या होगा, या तो मैं होगा या मैंने होगा, ठीक है। अब मैं जो है वो शून्य कारक चिन्ह है और ने जो है मैंने वो ने कारक चिन्ह है। अब इसी का बहुवचन आता है तो हम शून्य कारक चिन्ह के साथ कर्ता और हमने ये कारक चिन्ह के साथ, ठीक है। अब इसी में अगर मैं आपसे कहूं कि इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताइए, तो इनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्रिया की मदद से प्रकट होगा। इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों क्या है, एक है। जैसे मैं शब्द का प्रयोग स्त्री भी करती है और पुरुष भी करते हैं। अब स्त्री है वो कहती है कि मैं जाती हूँ और पुरुष कहता है मैं जाता हूँ, तो वो प्रकट कहाँ पे होता है, क्रिया के साथ। तो इसलिए इनका एक ही रूप है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। अगर परीक्षा में कभी घुमाकर भी कोई पूछा गया, आपको ये बात समझ में आती है तो आप उस भाव को समझ लेंगे। दूसरा इसी तरह से दिया कर्म का, कर्म के साथ कारक चिन्ह क्या है, को। तो यानी मैं का प्रयोग को के साथ होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मुझको और मुझे। अब यहाँ पे इसका बहुवचन बनेगा हमको और हमें। आपके दिमाग में ये भी पॉइंट आएगा कि मैम ये बताइए मुझको और मुझे में क्या अंतर है, इसका प्रयोग हम कब कहाँ कैसे करेंगे, और हमें और हम का प्रयोग कब कहाँ कैसे करते हैं। अब यहाँ से पॉइंट निकलता है आपका वाक्य शुद्धिकरण का। तो ध्यान दीजिएगा, इसी पॉइंट को मैंने कहा कि आपकी परीक्षा में डायरेक्ट नहीं आता है, यहाँ से इसका लिंक जुड़ा है आपके और टॉपिकों के साथ, जैसे कि वाक्य शुद्धिकरण के साथ। अभी इसके साथ बताऊं यहाँ पर कि कैसे वाक्य शुद्धिकरण होगा, अलग लिख लेना रफ कॉपी पे, क्योंकि मैंने यहाँ किताब में नहीं ऐसा पॉइंट दिया है। ऐसे पॉइंटों को आपको रफ कॉपी पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, हमने वाक्य लिया, जैसे शब्द है हमको तुम्हें पढ़ाना है, पढ़ाना है, ये वाक्य आपके सामने लिख कर आया और आपको यहाँ कहे, यहाँ पे जैसे ये शब्द है, ये वाक्य दिया है और आपसे कहे कि बताइए सही है कि गलत है। तो बताइए वाक्य क्या सही है कि गलत है, तो आप ये कहेंगे कि गलत है, लेकिन हम इस चीज को बोलते भी रहते हैं। अब यहाँ पे इसमें सही क्या होगा, हमें बताओ इसका सही क्या बनेगा। देखो आपको जब भी इसे सही करना होगा ना, कैसे सही करेंगे। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि पढ़ाने का काम जो करने वाला है वो कौन करेगा, हम करेगा कि तुम करेगा। देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि हम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाने का काम करने वाला है ना, मैं वाक्य का भाव आपको दे रही हूँ कि इस वाक्य में जो करता है ना, इस वाक्य का जो करता है वो क्या है, वो तुम है, ठीक है। तो इस वाक्य का कर्ता जो है वो क्या है, तुम। अब बताओ, अब आपको हिंट मिल गई बहुत, अब ये वाक्य कैसे शुद्ध होगा। हमें तुम्हें पढ़ाना है। देखो अब इस बात को अब यहाँ पे समझना, दोनों पॉइंट को आप लोग कर्ता भी पढ़ चुके हो और मतलब आपने कारक भी पढ़ लिया है और अब आप सर्वनाम पढ़ रहे हो। आपको मैं अभी जो मैंने नहीं पढ़ाया उस पॉइंट को मैं बता देती हूँ। जब हम हिंदी के वाक्य बनाते हैं ना, हिंदी के वाक्य, तो उसमें हमारे जो वाक्यों का शब्दों का क्रम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है कर्ता। अगर वाक्य में कर्म आया हुआ है तो कर्म होता है और उसके बाद क्रिया, यानी हमारे वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया 3 पॉइंट दिए हैं, तो हमारे वाक्य का जो क्रम होगा वो ये होगा, पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि इस वाक्य में जो कर्ता है वो क्या है, तुम है। तो अब आपको ये कैसे करेक्ट करना पड़ेगा कि जो तुम है उसे कर्ता के स्थान पर रखना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तुम्हें, ठीक है। अब कर्म यहाँ पर क्या हो गया, जब काम तुम्हें करना है तो किसके लिए करना है, तो हमारे लिए। तो यहाँ पर जो शब्द आ गया हमको, कर्म के स्थान पर, और फिर आ गई क्रिया पढ़ाना है। तो अब जब हम पहले ऐसे बोल रहे हैं कि हमको तुम्हें पढ़ाना है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कौन पढ़ाने वाला है, लेकिन कहा कि तुम्हें हमको पढ़ाना है, तो यहाँ समझ में आ गया कि काम जो है वो कौन करने वाला है, तुम, और किसको वो काम करवाना है, हमको करवाना है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आपका वाक्य सही होता है। मगर मान लीजिए कि इसमें कर्ता हम होता, तो फिर आप इसको कैसे परिवर्तित करते, तो फिर आप इसको परिवर्तित, मान लो जैसे कर्ता हमने अभी तो तुम रखा, तो अगर हमें कहते हैं कि कर्ता इसमें हम है, यानी हमें पढ़ाना है, तो फिर यहाँ पर को कर्म का कारक चिन्ह लगा है, तो हम इसको सुधारते कि हम यहाँ पे को हटाकर फिर क्या लगाते, हम। अब काम जब हमें करना है
और तुमको, तो यहाँ पे कारक का प्रभाव पड़ के ये क्या हो जाता, हमें, क्योंकि यहाँ पे को है ना, हमको, तो हमको का ही जब हमें कर्ता के स्थान पर रखते हैं तो हम उसे हमें कहते हैं। अब ये आप कैसे समझोगे, आप इसे ऐसे समझो कि जब आपने देखा होगा जब आप वॉइस पढ़ते हो अंग्रेजी में तो आई का मी हो जाता है और मी का आई हो जाता है जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाते हैं, तो ये ठीक वैसे ही बदल रहा है। ये आपका कर्म के स्थान पर प्रयोग होता है और इसी शब्द को जब हम कर्ता के स्थान पर लेकर जाते हैं तो हम इसको हमको ना लिखकर हमें लिखते हैं कर्ता के स्थान पर प्रयोग होने की स्थिति में। अब यहाँ पे ये जो तुम्हें आ रहा है ये कर्ता के स्थान पर प्रयोग होता है, तो इसका जो कर्म होगा वो क्या होगा, तुमको। ठीक है, तो हमें तुमको पढ़ाना है, अब ये ठीक होगा। तो यहाँ पे दोनों वाक्य हमारे, अगर यही पॉइंट आपका चलता है जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। मतलब अरे नहीं करता, समझे नहीं आप, ये कर्म ही है, कर्म ही है ये जो यहाँ पे दिया है ना, ये कर्म ही है। मैं आपको इसे समझा रही हूँ कि ये जो कर्म है जब ये पलट कर कर्ता के स्थान पर प्रयोग होता है तब हमें इस रूप में रखना पड़ता है। तो इसी कर्म को यानी हमको ही पलटकर हमें के रूप में हमने प्रयोग किया है कर्ता के स्थान पर ले जाकर। तो ये जो वाक्य आपका आता है आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपके वॉइस जब होते हैं ना कि आप चेंज करते हैं उस स्थान पे, तो ये ठीक वैसे ही बदलते हैं आपके सर्वनाम। तो क्योंकि हमसे हम क्या कर रहे हैं कि हम ना इसमें कारक चिन्ह, जैसे मान लो हमने बोल दिया, आप इसे ऐसे समझिए जैसे मैंने एक वाक्य आपको बताया ना था, एक वाक्य था कि मोहन को दिल्ली जाना है, तो इस वाक्य के अंदर आपका कर्ता कौन है, मोहन है, लेकिन मोहन के साथ क्या है, ये को कारक चिन्ह है। तो ऐसे ही ये वो कर्ता है जिसके साथ को कारक चिन्ह प्रकट हो रहा है। तो अब जब इसके साथ को कारक चिन्ह प्रकट हो रहा है तो हम इसको अगर को रखते हैं तो ये अशुद्ध माना जाता है, इसलिए हम उसको मुझे या हमें, उन्हें, और ये सब में प्रकट होगा। बात आप समझ में आई ना। आप बात नहीं समझे जब हमने ये दिया, अगर हम इसे ना पढ़ें, ये जो को कारक चिन्ह है ये किस में दिया है, कर्ता में, कर्ता में ना। तो इस को कारक चिन्ह का प्रतिरूप आपको यहां प्रकट किया गया है। ठीक है, मैं वही तो बता रही हूं ना आपको। क्वेश्चन नहीं, देखो तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं ये बता रही हूं, मैंने जो आपको कहा, देखो जब आपका ये शब्द कर्म के स्थान पर प्रकट होगा तो ये आपका क्या होगा, मुझको के रूप में लिखा रहेगा। ठीक है, अब इस को कारक के साथ ही अगर आप इसको कर्ता स्थान पर प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस को कारक चिन्ह के साथ अगर आप इसको कर्ता के स्थान पर प्रयोग करते हैं, किसको, इस कर्म को, तो आप इसको मुझको नहीं लिख सकते, मोहन को की तरह। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा मोहन को दिल्ली जाना है, उसकी तरह हम यहाँ पे मुझको नहीं लिख सकते। तब ऐसी स्थिति में हम उसको क्या लिखते हैं, मुझे लिखते हैं। बात समझ में आई, अभी डाउट है, नहीं बताओ। हाँ रुक जाओ, हाँ हाँ, हाँ देखो, आप इसे अपनी जानकारी के लिए, आप, मैं बता रही हूँ, आप इसको ऐसे कर लो क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप अपने इसको, क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो आप ना इस मुझे को यहाँ से उठा के यहाँ रख लो। ठीक है, यहाँ रख लो और इसे यहाँ से क्रॉस कर दो। ठीक, इसे उठा के यहाँ पे रख लो। ठीक है, और इसे यहाँ से क्रॉस कर दो। अब तुम्हारे पास एक रह गया, अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझी। आप यहाँ से इसको काट के यहाँ लिख दो। ठीक है, इसको यहाँ से काट के यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया ना। अब ये आपको कहाँ दिख रहा है, कर्ता के रूप में दिख रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ आइए, ये आपका हमें हो गया कर्ता, यहाँ पे तुम्हें हो गया कर्ता। आप अपना कंफ्यूजन, आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए वहां पे उसे रख लो, जैसे कारक चिन्ह निकालो फटाफट से, तुम अपना जल्दी से निकालो फटाफट कारक चिन्ह। वहां पे जहां मैंने आपको कर्ता पढ़ाया था उसकी पहचान में चले जा, जहां पे उसके कारक चिन्ह के बारे में बात हो रही है। तो कारक चिन्ह के बारे में वहां पे लिखा है ना, कभी कभी को भी होता है, इसमें दिया हुआ है ना, कभी कभी को भी होता है। तो इसी को का प्रभाव आपका यहाँ पड़ता है।
ठीक है, वो बस मैंने क्या किया है, उसको कर्म के साथ ही रख दिया है कि यही कर्म जो होता है जब कर्ता बनता है तो इस रूप में आता है, तो इसलिए वो ऑब्लिक करके रखा है, तो ये समझाया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है आप नहीं समझ, आपको जिद्दी पकड़ जाते हैं, नहीं यहीं पे होना चाहिए, तो यही आपके प्रश्न को भी मैं समझ रही हूँ, पर ये है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो काट के वहां रख लो। हाँ हाँ, मुझे पता है चार्ट के हिसाब से ही देख रहे हो आप, बात समझ में आ गई ना। चलो आप देखो, तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया, हमने इससे पहले देखा, इसी पे हम एक बार समझ लेते, बाकी सबको समझ लेंगे। आपको पता चल गया मैं के साथ से का प्रयोग होने पर मुझसे हो जाएगा और हमसे हो जाएगा बहुवचन के लिए। अब देखो फिर यहाँ पे दो रूप दिए हुए हैं, हमने को भी तो लगाया था ना संप्रदान के लिए, तो मुझको यहाँ आ गया, और के लिए भी लगाया था, तो जब मैं के साथ के लिए लगाते हैं तो मेरे लिए हो जाता है वो। ठीक है, इसका बहुवचन हो जाएगा, हमको हमारे लिए। ठीक है, इसी तरह से शब्द बदलेंगे यहाँ पर। आगे आ गया मुझसे, फिर से आगे, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं देखने में। अभी कैसे पता करेंगे आप कि हमारा करण है या अपादान है, तो पता वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने वहां पे किया था, अलग होना, साधन, माध्यम, कारण। ठीक है, इन सारी चीजों से, तो वही तरीका होगा। संबंध कारक में काकी के था, तो मैं के साथ का, की, के, और इनका बहुवचन बन गया यहाँ पर। इनके साथ नानी नहीं प्रकट होगा क्योंकि मैं के साथ नहीं होता, वो किस में होता है, आप में ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अधिकरण आ गया मुझ में और मुझ पर, और ये पॉइंट है। अब देखो इसके अलावा कहीं पर भी ये बिना सुरेखा के नहीं आया है। अब जैसे मान लो के लिए आ रहे हैं, दो कारक चिन्ह है इसके, के लिए, तो के लिए जब आ रहा है तो पहला कारक चिन्ह इसके साथ जुड़ जा रहा है, मैं में के जुड़कर मेरे हो गया। ठीक है, और ये दूसरा अलग हो गया। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा सर्वनाम आए, जैसे दो सर्वनाम हमने देखा था कि जिसमें अपादान भी था, अधिकरण भी था, तो जैसे शब्द आता है में से, ऐसे आ गया। अगर इसके साथ संज्ञा होगी तो दोनों अलग अलग प्रकट होते हैं, लेकिन अगर इसके साथ सर्वनाम हो जाए जैसे इन में से, तो ये आप अलग नहीं लिख सकते। पहले सर्वनाम को सिरोरेखा के साथ जोड़ेंगे और दूसरा सर्वनाम अलग लिखा जाएगा, तो ये पॉइंट रहेगा। सारे सर्वनामों के साथ सिर्फ एक ही कारक चिन्ह है हमारा जो अलग प्रकट होता है, और वो कौन सा है, पर। ठीक है, ये पता चल गया। अब यहाँ पे चार्ट जो है आपका दिया हुआ है तू के रूप, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं जो दिए हुए हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से आप, अब ये जो आप शब्द है ये हमारा कई बार निजता के रूप में आएगा और कई बार पुरुषवाचक के रूप में आएगा, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा बदलता रहेगा। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ समझ लीजिए, ये यहाँ लिख लीजिए बहुवचन। ये जो आप सर्वनाम हमारा होता है, ये एक ऐसा सर्वनाम है जो हमेशा बहुवचन होता है, इसका एक वचन नहीं होता। अब आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, चार्ट को देखते हुए फिर बहस कर जाएंगे, मैम आपने तो लिखा हुआ है एक वचन और बहुवचन यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लिखा हुआ है ये प्रकट करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, तो आदरणीय है तो किस में रहेंगे, बहुवचन में रहेंगे, और जब बहुवचन में रहेंगे तो हम पिताजी के लिए अगर इस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वो कौन सा सर्वनाम होगा, आप होगा। अब उस समय पिताजी तो क्या है, एक है, तो जब पिताजी एक हैं तो वहां पे हम एक वचन वाला फॉर्म लेंगे, तो ये एक वचन होकर भी क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, ये बात याद रख लेना, इसको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए फिर दोबारा। अब मान लो कि हम चाचा लोग से बात कर रहे हैं, मैंने आपसे ये कहा कि चाचा का बहुवचन नहीं बनेगा, मेरे चाचा, एक चाचा हो या चार चाचा हो, हैं चाचा ही। अब आप वहां पे बोल रहे हो कि मेरे चाचा, अब यहाँ पे मान लो कि आपके दिमाग में अगर ये सेंस जा रहा है कि आप मुझे बता रहे हो कि उसका मतलब मेरे दिमाग में एक वचन जा रहा है, तो आप मुझे बताना चाहते हो कि एक चाचा नहीं, मैं चार चाचाओं की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, मेरे चाचा लोग। ठीक है, वहां पे इसका जो मतलब बहुवचन के लिए, अब वो चाचा लोग ही, ध्यान रखना वो जो लोग शब्द का समूह हमने वहां पे देखा था वही आता है। अब चाचा लोग के लिए आपको शब्द प्रयोग करना है सर्वनाम का। चाचा सामने खड़े हैं तो आप उनको क्या निर्देश दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर पिताजी हैं, सिंगल है, पिताजी आप बाजार जाइए। ठीक है, और चाचा लोगों को कहाँ भेजना है, खेत पे भेजना है, कहीं पे भी, तो आप क्या बोलेंगे, और आप लोग खेत पे जाइए, तो आप उस समूह को बता रहे हैं आप लोग, पिताजी को बोला आप एक, ठीक है, और चाचा जैसे चार हैं तो आप लोग। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर जो एक वचन और बहुवचन का रूप जो मैंने दिया है सर्वनाम का, वो इसलिए दिया है जब इनके पीछे काउंटिंग एक व्यक्ति की होगी तो ये सर्वनाम प्रयोग होगा, और जब इनके पीछे काउंटिंग दो या दो से अधिक लोगों की होगी तो ये सर्वनाम प्रयोग होगा। लेकिन आप वो सर्वनाम है जो सदैव बहुवचन होगा। समझ में आ गया ना, कोई डाउट? हाँ कोई डाउट नहीं ना, चलो समझ में आ गया ना। हाँ देखो अभी यहाँ पे जो चीज बता रही हूँ इनको पूरा समझ लो, ये समझ में आ जाएगा तो आगे सर्वनाम में क्लियर हो जाते हैं, कई सारे पॉइंट आए हैं इसमें।
ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे जितने भी दिए हैं, अब जैसे मान लो हमने यह रूप देखा, एक वचन और फिर इनका बहुवचन। घर पे जाके ना आप लोगों को इस चार्ट को एक बार दोहरा लेना है, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। अगर मान लो आपसे परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया कि यह सर्वनाम का अगर अपादान बहुवचन क्या होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह के साथ जब हम से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक वचन इससे हो जाएगा, और इससे का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनसे हो जाएगा। तो इतना दिमाग में आपका आना चाहिए। वहां पे ये मत कहना कि हमको तो पढ़ाया ही नहीं था ये, और परीक्षक आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको पढ़ाया जाना चाहिए। वो तो ये समझ रहा है कि आपने सर्वनाम पढ़ा, तो मतलब ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आजकल जो प्रश्न बना है इनसे वो ये बना है। तो चार्ट यहाँ पे आप देख लेना, जितने दिए हुए हैं इनको यहाँ पे सीख लेना। अब इसमें एक पॉइंट विशेष आप लोग यहाँ पर सीख लीजिए, जिसमें आप अक्सर गलतियां करते हो, वाक्य शुद्धिकरण से रिलेटेड है ये आपका पॉइंट हमारे पास। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, पर हम शुरुआत करते हैं पहले अपने सर्वनाम की। जो पहला सर्वनाम हमारा दिया हुआ है, इसके बाद जो शुरू में निकाल लीजिए, ठीक है। ये हमारे दो प्रकार के, दो आधार पे हो गए। अब ये हमारा जो दूसरा आधार है, प्रयोग, व्याकरण या व्यवहार आदि के आधार पर जो हमारे सर्वनाम होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे सारणी बनी हुई है, ये शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों की बनवाऊंगी इसे पढ़ाने के बाद। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, बस मैंने थोड़ा खुला खुला रख दिया है। इसी पे हम देखेंगे 6 प्रकार वो कौन से हैं। ये 6 प्रकार हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। 6 आपको याद रख लेना, ध्यान रखिएगा। सर्वनाम 6 सेकंड, बस इतना ही है। और इतना सरल है, जब बात आएगी यहाँ से परीक्षा में जो प्रश्न आता है, आज एक काम कर लेना घर जाके, जो अपनी अभ्यास पुस्तक है या आपके पास कोई भी पुस्तक है, तो सर्वनाम वाले टॉपिक से जो प्रश्न आपसे किए जाते हैं उनको एक बार दिखाना, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा सर्वनाम से क्या प्रश्न हमारे आते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमें वाक्य दे दिया और कहा कि इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम समझाइए, बताइए कौन सा है, तो यहाँ पे समझ लेना पुरुषवाचक, पुरुष का मतलब यहाँ प्राणी से है। जिस सर्वनाम के पीछे आपको किसी व्यक्ति का बोध होगा वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और जिस सर्वनाम के पीछे आपको स्वयं का अर्थ का बोध होगा वो निजवाचक होगा, और जिस सर्वनाम से कोई संज्ञा निश्चित होगी वो निश्चयवाचक होगा, और जिस सर्वनाम से संज्ञा निश्चित होती हो और नहीं भी होती हो, संशय भी बना रहे, तो वो अनिश्चयवाचक होगा। और जो सर्वनाम किसी संज्ञा के लिए प्रश्न बनकर आएगा वो प्रश्नवाचक कहलाएगा, जो मैंने बताया आपको तभी कौन। और जो संबंध को बताएगा वो संबंधवाचक कहलाएगा। बस इतना सा ही, और कुछ नहीं है। पर ये है कि जब तक आप इसको वाक्य के साथ नहीं समझते तब तक ये समझ में नहीं आता है, तो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम का। अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, यहाँ पे पॉइंट आता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष, ये जो स्त्री एवं पुरुष का मतलब है, यहाँ पर आप अपने दिमाग यहाँ लिख लो, यानी प्राणी से है। इस प्राणी का मतलब अगर हम इसके स्थान पर कोई गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी अगर हम रख दें, यानी सजीव, ठीक है। तो स्त्री और पुरुष का मतलब यहाँ पे प्राणी से है। जिस सर्वनाम के पीछे हमें प्राणी का बोध होगा वो सर्वनाम हमारा उस समय क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और इसमें हमारे जो 11 सर्वनाम हैं हम उनमें से बांटेंगे अब इसको। तो जो हमारे 11 सर्वनाम हैं उनमें से 5 सर्वनाम हमारे पुरुषवाचक की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह। अब ये 5 सर्वनाम हमारे पुरुषवाचक की श्रेणी में आए हैं, तो इनसे बनने वाले यौगिक भी हमारे किसकी श्रेणी में आएंगे, पुरुषवाचक की श्रेणी में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये नहीं कि ये 5 ही होंगे बस, इनके यौगिक शब्द भी उसी में आएंगे। बस आपको ये पहचान करना होगा कि उसके पीछे किसी प्राणी का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब वाक्य प्रयोग करते हैं, एक बार वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। या अभी इतना समय नहीं है कि वाक्य प्रयोग करें, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट यहाँ थोड़ा समझा देती हूँ, जो कि इन तीनों के बारे में है, जो आपको समझ लेना है। ये 3 पॉइंट हमारे आते हैं, मैं, तू, आप। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझ लो, ये मैं आपका एक वचन है कि बहुवचन? इसका बहुवचन क्या होगा, हम। यहाँ पे जो तू है एक वचन है कि बहुवचन? इसका बहुवचन क्या होगा, तुम। आप हमारा एक वचन है कि बहुवचन? ये बहुवचन ही है, इसका बहुवचन क्या होगा, आप ही होगा, ठीक है। अब हम इनके साथ ना क्रिया की बात करते हैं। तो आपकी परीक्षा में ना वाक्य शुद्धिकरण से एक प्रश्न आता है, जैसे कि शब्द आता है आप जाओ, ऐसे शब्द आपका आ जाता है और आपसे कहता है कि वाक्य शुद्धिकरण बताइए। तो यहाँ पे आप जाओ, अब ये वाक्य हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है?
क्योंकि आप हमारा बहुवचन है और इसके साथ हमें क्या चाहिए, बहुवचन क्रिया चाहिए, तो फिर जाइए की जरूरत क्यों, जाओ एक वचन है क्या, जाओ भी बहुवचन है, लेकिन अब ये बात आती है कि तो फिर ये किसके साथ प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ही 3 चीजें हैं जो आपके सामने प्रकट होंगी। जैसे मैं है, मैं एक वचन है तो इसके साथ प्रयोग क्या होता है, जाता, मैं जाता हूं, ठीक है, इसका बहुवचन होगा तो हम जाते हैं, ठीक है। अब वहीं पे तू के साथ प्रयोग होगा तो तू जा, और तुम के साथ प्रयोग होगा तो तुम जाओ, तो ये जो जाओ बहुवचन है ना, ये तुम का है, ठीक है, और आप जाइए। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि मैम क्यों, जब ये बहुवचन है तो इसको आ जाना चाहिए था इसके साथ, तो ऐसा इसमें क्यों होता है, तो ऐसा इसमें इसलिए होता है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मैं शब्द है यहाँ पर, ये मैं, ये है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मतलब जो बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा आएगा तू और आप, ये है मध्यम पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे शब्द बता देते हैं कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमसे छोटा है कि हमसे बड़ा है या हमारे साथ का है। तो ये आपके 3 शब्द यहाँ पर हैं, ये ध्यान रखना, ये भी है। तो ये जो तू का प्रयोग हम करते हैं, ये जो मैं और हम, जो ये तू का प्रयोग करता है, ये छोटे के लिए करता है, यानी अपने से उम्र में छोटे के लिए, और ये तुम का प्रयोग करता है बराबर के लिए। अब बराबर में कौन होता है, अगर स्त्री पुरुष की बात करें तो पति पत्नी भाई बहन, वो भी मतलब भाई बहन नहीं, इन भाई बहन में छोटा बड़ा आता है, पति पत्नी और दोस्त, ये बराबर के होते हैं, बस यही 3 लोग, ठीक है। आप जो है वो बड़े के लिए प्रयोग होता है, बड़े के लिए आदर चाहिए होता है, तो ध्यान रखना इस क्रिया में आदर होता है, इस क्रिया में कोई भी आदर नहीं होता, क्योंकि जब हम बराबर वाले के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो जैसे ही हमने कहा तू जा, तो सुनने वाले को समझ में आ गया कि ये बोलने वाले से छोटा है। अगर हमने कहा तुम जाओ तो मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, और जब हमने कहा आप जाइए तो ये मतलब उम्र में बड़े हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण में यही पॉइंट आते हैं आगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आप शब्द के साथ हमेशा जाइए, खाइए, पीजिए, दीजिए, कीजिए, लीजिए, बैठिए, उठिए, ये शब्दों का प्रयोग आपको करना है। लेकिन हमारे हिंदी के साथ होता क्या है, ये मानक हिंदी है, ठीक है, जो ये हमने यहाँ चार्ट रखा। अब इसमें क्या होता है कि खड़ी बोली में अगर जो थोड़े से पढ़े होते हैं हिंदी को सही ढंग से, तो वो तीनों चीज़ों का इस्तेमाल उसी तरीके से करते हैं। लेकिन हम अगर इधर चले जाते हैं इलाहाबाद और बिहार की तरफ, तो इनके लिए छोटा बड़ा बराबर का सब आप होते हैं, और अगर हम इधर हरियाणा की तरफ चले जाएं, इनके लिए छोटा बड़ा सब तू होता है या तुम होते हैं, तो इनके लिए बापू भी तू, माँ भी तू, है ना, सारे दोस्त भी तू, सारी चीज़ एकदम से। तो अब आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, अब आप अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो आप गलतियां करते हैं उन गलतियों को सुधार लेना यहाँ पर। जैसे अब ये हरियाणा वाले मजाक उड़ाते हैं इधर, जो इलाहाबाद या बिहार की तरफ से आते हैं, इनका कैसे बात करते हैं, आप बैठिए ना, कीजिए ना, दीजिए ना, ऐसे बात करते हैं। अरे वो सम्मान से बात करते हैं, और ये तो अच्छी बात है कि वो आप अगर उनसे छोटे हैं और तब भी वो अगर आपसे ऐसे बात करें तो बहुत अच्छी बात है। हमारी हिंदी बोलने से, शब्दों से बता देती है कि सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हरियाणा के लोग जब बोलते हैं तो ये जो इधर साइड के लोग होते हैं कहते हैं कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, वो बड़े प्यार से बात करे, तू खा ले ना, तू बैठ जा ना, और उसे लग रहा है तीर की तरह कैसे बदतमीजी से बोल रहा है। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल होता है। कहा जाता है कि जो भोजपुरी या बिहारी इधर की तरफ जो भाषा बोली जाती है कि ये लड़ते हैं तो लड़ते भी फूल फेंक फेंक के हैं, और हरियाणा की तरफ वाले जो प्यार करते हैं तो वो भी लठ मार के प्यार करते हैं, तो वो बोली के आप डिपेंड करता है। तो आप लोगों को ये समझना है कि आपको कैसे बात करनी है ना, यहाँ से ये पॉइंट है, वाक्य शुद्धिकरण में आता है। तो आज के लिए इतना ही कराऊंगी, इसके आगे फिर कल की क्लास में करेंगे हम, ठीक है, सर्वनाम को समझने के लिए। तो ये पॉइंट समझ में आया ना, जो तीनों का पॉइंट समझाया है इसे याद रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में आ जाता है। हाँ जी, उतार लीजिए, अगर आपको याद ना रहे तो, याद रहे तो उतार, नहीं उतारने की जरूरत है।